नमस्कार। हम ई कक्षाओं के माध्यम से सतत अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं और यदि हम बीए प्रथम वर्ष की बात करें तो बीए प्रथम वर्ष का एक जो बहुत बड़ा भाग काव्यशास्त्र के रूप में, अलंकारों के रूप में वहाँ पर निर्धारित किया गया है। यदि मैं महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की बात करूँ तो वहाँ पर जो अलंकार है वो बीए प्रथम वर्ष में रखे गए हैं और उनका हमने विशद और गहन अध्ययन हमने नाना ये व्याख्यानों के माध्यम से किया है, जो न केवल प्रथम वर्ष के लिए उपयोगी है वरन वो द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष जो साहित्य का विद्यार्थी है उसके लिए अलंकार उपयोगी है, बहुपयोगी हैं। तो वो अध्ययन हमने किया। जब हम बीए प्रथम वर्ष की संपूर्ण पाठ्य सामग्री को और उसका यदि हम विभाजन करें तो उसे दो भागों में यहाँ पर रखा गया है और उसका जो पहला भाग है वो आपके प्राचीन काव्य के रूप में रखा गया है, जिसमें कि आदिकाल के कुछ कवि और भक्ति काल के कुछ कवि वहाँ पर रखे हैं। प्राचीन काल में यहाँ पर इस संकलन का जो आपके कोर्स में निर्धारित किया गया है, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है, उसका उद्देश्य ये है कि न केवल आप जो आदिकाल की जो रचनाएं हैं उनसे आप परिचित हो सकें, वरन जो मध्यकाल रहा है उसमें भी पूर्व जो मध्यकाल रहा है, जहाँ पर सगुण और निर्गुण की जो बात की गई है, उसके प्रमुख कवियों को आपके पाठ्यक्रम में संलग्न किया गया है। हम सिलसिलेवार इन सभी न केवल इनके कवियों को और उनकी रचनाधर्मिता का हम अध्ययन करेंगे, वरन उनके काव्य की क्या विशेषताएं हैं, उनके काव्य की क्या काव्यगत और भावगत विशेषताएं हैं, उनके काव्य का कला पक्ष क्या है, हम उन सभी बिंदुओं पर और क्या वे कवि आज भी प्रासंगिक हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जो दूसरा आपका प्रश्न पत्र है बीए प्रथम वर्ष की यदि मैं बात करूं तो वो है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। तो इस प्रश्न पत्र में हमें भाषा का अध्ययन तो करना ही पड़ेगा, हमें साहित्य का भी इतिहास क्या रहा है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो जब हम हिंदी भाषा के इतिहास की बात करते हैं तो हिंदी भाषा क्या है, विश्व की भाषाओं में हिंदी का क्या स्थान है, विश्व के भाषा परिवार क्या हैं और फिर उनसे हिंदी का विकास किस तरह हुआ है, हिंदी आज के स्वरूप को किस तरह से प्राप्त कर पाई है, इन सब बातों पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही यदि हम हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास है, क्योंकि तो हिंदी भाषा के विकास को देखने के साथ साथ हम साहित्य के इतिहास पर भी बात करेंगे। देखिए, ये जो साहित्य है, हिंदी का जो साहित्य है, ये किन सरणियों से गुजरकर, कितने आंदोलनों से गुजरकर, कितने विचारधाराओं से प्रभावित होकर ये परिपक्व हुआ है और आज इस स्थिति तक पहुंचा है। तो इसकी क्या विधाएं हैं, इसका क्या विधात्मक इतिहास है, इसके जो विधात्मक इतिहास के कौन से मील के पत्थर रहे हैं और कौन सी वो विचारधाराएं हैं जिसने साहित्य को समुन्नत करने का प्रयास किया है, हम उन सारे बिंदुओं पर हम इस प्रश्न पत्र पर बात करेंगे। तो दोनों प्रश्न पत्रों पर बात करनी है और बहुत सारी चीज़ें दोनों प्रश्न पत्रों में सतत उन पर बात की जा चुकी है, लेकिन जो पहली बात है, यदि दूसरे प्रश्न पत्र को यदि हम लें हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास, तो जिस पर बात कम की जाती है वो है हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हम भारत में बोली जाने वाली उस महत्वपूर्ण संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और घोषित राजभाषा की बात करते हैं, जो कि सर्वाधिक बोली जाती है, जो कि सर्वाधिक प्रयोग में ली जाती है, जिसे एक भारतवासी समझता है। लेकिन इससे इतर यदि हम देखें, विश्व की कितनी भाषाएं हैं, विश्व की भाषाओं में हिंदी किस संवर्ग में ठहरती है, यदि हमें इन सब का अध्ययन करना है तो हमें विश्व के भाषा परिवारों को देखना होगा। और विश्व के भाषा परिवार क्या है, विश्व के भाषा परिवारों में हिंदी कहाँ ठहरती है, ये सब जानने के लिए आज हम इस कालांश में विश्व के भाषा परिवारों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। एक तरह से ये जो कक्षा है वो आने वाली कक्षाओं के लिए पूर्व पीठिका, एक परिचयात्मक भूमिका यहाँ पर बांध रही है। इसलिए आज हम विश्व की उन भाषा परिवारों का एक सतही ज्ञान हम अर्जित करेंगे कि फिर उसमें भारत या भारतीय भाषाएं कहाँ पर ठहरती हैं। तो आइए विश्व की भाषाओं पर हम बात करते हैं।
नमस्कार। आज हम भाषा पर बात करेंगे और जब हम भाषा की बात करते हैं और भाषा परिवारों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि भाषा क्या है। देखिए जैसे मनुष्य जैसे ही इस संसार में अपने कार्य निर्धारित करता है, अपने कर्म निर्धारित करता है और अपनी भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित करता है, अपनी भावों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित करता है, तो उसे भाषा की जैसे उपकरण की आवश्यकता होती है। और ये जो भाषा है ये हर स्थान, अंचल, देश और परिवेश इन पर बहुत अधिक ये निर्भर रहती है। तो यदि हम इस दृष्टि से विश्व की भाषाओं को देखें तो समूचे विश्व की भाषाओं को यूँ तो एक तय आंकड़े में बांधना, एक तय अंक में बांधना बहुत दुष्कर कार्य है, लेकिन हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने ये कार्य किया है और उनके अनुसार जो विश्व में लगभग 6000 से अधिक भाषाएं इस समय बोली जा रही हैं। तो यदि हम विश्व की इन भाषाओं को, क्योंकि विश्व में जितनी भी भाषाएं 6000 के लगभग जो भाषाएं हैं, इनमें बहुत अधिक समानता पाई जा रही है, बहुत स्तरों पर समानता पाई जा रही है। तो जो समानता के पक्ष हैं उन्हें उनके आधार पर इन भाषाओं को अलग अलग वर्गीकरण में बांट दिया गया है, अलग अलग परिवारों में बांट दिया गया है। तो यही भाषा परिवार है। देखिए जब हम भाषा परिवार की बात करेंगे तो ये आप न केवल स्नातक प्रथम वर्ष में ये चीज़ पढ़ रहे हैं, बल्कि स्नातकोत्तर में जब भाषा विज्ञान वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी ये विषय जो है समान दृष्टि से उपयोगी है। इसी तरह यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और चूँकि इस विषय को आप पहले नहीं पढ़ते हैं, आप विद्यालय शिक्षा में नहीं पढ़ते, इसलिए तनिक ये कठिन भी जान पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत आसान सा विषय है। तो जब हम भाषा परिवार की बात करते हैं तो भाषा परिवार क्या है? देखिए परिवार यदि मनुष्य की इकाई है तो भाषा परिवार भाषाओं की इकाई है। तो जिस प्रकार मनुष्य का परिवार होता है उसी प्रकार ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म एक ही मूल भाषा से हुआ है तो वो भाषा परिवार कहलाता है। मिसाल के तौर पे हम राजस्थान से हैं, हम राजस्थानी की बात करते हैं। यदि राजस्थानी भाषा परिवार की बात की जाए तो वहाँ मेवाती, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, बागड़ी, ये सारी जो बोलियां हैं वो चूँकि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? राजस्थानी से हुई है। और उसका जन्म चूँकि एक ही मूल भाषा राजस्थानी से होने के कारण ये सभी जो भाषाएं हैं, जो उपभाषाएं, जो बोलियां आप कहिए, वो इसी संवर्ग के अंतर्गत रख दी गई हैं। तो इसी तरह जिन भाषाओं का जन्म एक ही मूल भाषा से होता है उन्हें जब हम एक संवर्ग में रख देते हैं तो वो एक भाषा परिवार कहलाता है। विश्व में कितने भाषा परिवार हैं? तो 6000 तो भाषाएं हैं और 12 भाषा परिवारों, जिनमें भी जो 10 परिवार हैं उन्हें मुख्य माना जाता है, उनमें इन भाषाओं को रखा गया है। तो देखिए जब हम बात करते हैं तो पहला जो भाषा परिवार है वो है भारोपीय भाषा परिवार, फिर है द्रविड़, फिर चीनी तिब्बती, सेमेटिक, हेमेटिक, इसे ही सामी हामी भी कहा जाता है, काकेशियन, यूरोप, अल्टाइक और बांटू, अमेरिकी भाषा परिवार, सुडानी और ऑस्ट्रेलियाई भाषा परिवार, बुशमेन और जापानी कोरियाई। तो ये भाषा परिवार हैं, प्रमुख भाषा परिवार हैं विश्व के। हालांकि इनसे इतर भी कुछ भाषाएं रखी जा सकती है, लेकिन मुख्य जो जहाँ पर बहुत अधिक समानता है और जिसे एक भाषा परिवार की संज्ञा से हम नवाज सकते हैं, तो उनमें ये भाषा परिवार आते हैं, जिसमें भारोपीय, द्रविड़, चीनी, तिब्बती, सामी हामी, जिसे सेमेटिक, हेमेटिक हम कह देते हैं, काकेशियन, यूरोप, अमेरिकी भाषा परिवार, सुडानी और बुशमेन, जापानी और कोरियाई। तो ये प्रमुख भाषा परिवार हैं, इन्हें आप नोट कर लें। जब आप विश्व की भाषाओं की बात करते हैं और ये भी प्रश्न आता है कि विश्व की भाषाओं में हिंदी का स्थान बताइए, तो जब आप ये वर्गीकरण करेंगे तो पहले विश्व की भाषाएं बतानी पड़ेगी, उसके भाषा परिवार, फिर भाषा परिवार में भारतीय जो भाषाएं हैं वो कहाँ आती हैं, और फिर इस तरह आपको पूरा वर्गीकरण देना होगा। तो इन भाषा परिवारों के नाम से आपका परिचय होना ज़रूरी है।
देखिए, ये जो भाषा परिवार है, इनको विस्तार, जनसंख्या, साहित्य और सभ्यता, वैज्ञानिक प्रगति या भाषा वैज्ञानिक महत्व, इन सभी दृष्टियों से यदि हम देखें हम इन भाषा परिवारों में, तो भारोपीय जो भाषा परिवार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो जनसंख्या की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, वैज्ञानिक यदि हम तकनीक की दृष्टि से यदि कौन सी उन्नत भाषाएं हैं यदि उनकी बात करें, सभ्यता संस्कृति की बात करें, वैज्ञानिक प्रगति की बात करें, तो उनमें भारोपीय जो परिवार है, भाषा परिवार, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी भाषाओं पर ही, इस परिवार की भाषाओं पर ही सर्वाधिक अध्ययन भी भाषा वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। तो यदि हम ये देखें तो भारोपीय परिवार की भाषाएं यदि हम देखते हैं तो वो कहाँ बोली जाएंगी, भारत में कहाँ बोली जाएंगी, इसका अध्ययन हम देखेंगे। देखिए, उत्तर भारत की अधिकांश भाषाओं और अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी, फारसी, ग्रीक आदि भाषाओं को भारोपीय परिवार में रखा जा सकता है और उसे भारोपीय परिवार की भाषाएं कहेंगे, जिसमें भारत और यूरोप के जो देश हैं उनकी भाषाएं समावेशित हैं। और साथ ही इस संवर्ग की वे भाषाएं जो भारत में बोली जाती हैं उन्हें भारतीय आर्य भाषा कहेंगे। तो भारत में भारतीय आर्य भाषा तो बोली जाती है। एक दूसरा भाषा परिवार द्रविड़ कुल का है, जिसकी मुख्य भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है। ये बात ध्यान रखनी है। यदि हम ऐसे देखें तो भारत में 4 भाषा परिवारों की भाषा बोली जाती है। ये महत्वपूर्ण है। विकल्प के रूप में भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखिए, भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती भाषा परिवार, इन चारों संवर्गों की जो भाषाएं हैं, इन चारों भाषा परिवारों की जो भाषाएं हैं वो भारत में बोली जाती है। तो यदि हम बात करें तो भारोपीय परिवार की भाषाएं उत्तर भारत में बोली जाती है और द्रविड़ भाषा, ये भारोपीय भाषा परिवार जो पहला संवर्ग है, ये समूचे उत्तर भारत में जितनी भी भाषाएं जो बोली जा रही हैं, आप यदि भारत के मानचित्र को देखें तो उत्तर भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है वो भारोपीय भाषा परिवार के संवर्ग में रखी जा सकती है। इसी तरह द्रविड़ जो भाषा परिवार है उसमें हम दक्षिण भारत में जो हमने बात की अभी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम, ये जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार संवर्ग की भाषाएं हैं। इसी तरह यदि हम इसकी बात करें, मेघालय, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, निकोबार द्वीप और राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है वो ऑस्ट्रिक भाषा है। ये मूलतः आदिवासी परिवार की भाषा है और जो आदिवासी जो जनजाति है वो यहाँ पर मेघालय, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, असम, इन सब में बहुतायत से पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिक परिवार की ये जो भाषाएं हैं ये इस संवर्ग में हम रख सकते हैं। इसी तरह यदि चीनी तिब्बती परिवार की भाषाओं की बात करें तो ये असम, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ये बोली जाती है, जिसे हम चीनी तिब्बती जो भाषा परिवार कह सकते हैं। हाँ, हमारे देश में जो अंडमान द्वीप समूह है उसकी जो भाषा है वो सर्वथा अलग है, उसे किसी भी भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। ये बात यहाँ विशेष उल्लेखनीय है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो भाषा है उसे किसी विशेष संवर्ग में नहीं रखा जा सकता। तो इस प्रकार भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो रामविलास शर्मा जो हैं, जिन्होंने भाषा पर महत्वपूर्ण काम किया है, वो एक और भाषा परिवार का जिक्र करते हैं, उल्लेख करते हैं, और वो है नाग परिवार, जिसे कहते हैं कि भारत में नाग परिवार की भाषाएं भी बोली जाती हैं और जिसमें भारत के पूर्वी अंचल और हिमालय की घाटी में, हिमालय की तलहटी में रहने वाली जो जातियां हैं वो इस भाषा का प्रयोग करती हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं तो भारत की लगभग 97% जो जनसंख्या है वो इन भाषा परिवारों को, चाहे वो भारोपीय की बात करें, चाहे द्रविड़ की बात करें, चाहे ऑस्ट्रिक की बात करें या चीनी तिब्बती की बात करें, इन भाषाओं का व्यवहार करती है। इसलिए जब हम भारतीय दृष्टिकोण में भाषाओं का अध्ययन करेंगे तो हम भारोपीय, द्रविड़, इन सभी भाषा परिवारों का अध्ययन करेंगे और विस्तृत वर्णन हम यहाँ पर करेंगे।
और जब हम वो अध्ययन पढ़ेंगे तो उसे हम भारोपीय परिवार की भाषाएं या आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, हमने ये क्यों कहा है, क्योंकि जो भाषाएं विश्व के परिवार से तो संबद्ध है ही, लेकिन जो भारत में बोली जाती है, और जो भारत में कौन सी बोली जा रही हैं, उसमें भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती भाषा परिवार की बोली जा रही हैं भाषाएं, बोलियां। और इसमें जो भारत के लगभग 97%, जो 97% जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या है, वो इन भाषाओं का प्रयोग कर रही है। तो सिलसिलेवार हम इन कालांशों में न केवल हिंदी भाषा का उद्भव और विकास जानेंगे, बल्कि विश्व की भाषाओं में हिंदी का क्या स्थान है, हम वो भी जानेंगे। देखिए, कोई भी भाषा यूं ही सिरमौर नहीं बन जाती, यूं ही राष्ट्रभाषा या राजभाषा के पद पर नहीं सुशोभित हो जाती। उसे एक लंबा इतिहास होता है, उसका एक लंबा जो साहित्यिक कलेवर होता है, उसका एक लंबा सांस्कृतिक परिवेश होता है। जिन रास्तों से चलकर, जिन पगडंडियों से चलकर वो राजमहलों तक का सफर तय करती है, राजभाषा तक का सफर तय करती है और राष्ट्रभाषा बन पाती है। अलग अलग जो टर्म्स हैं, चाहे आप राजभाषा की बात कर लीजिए, चाहे राष्ट्रभाषा की बात कर लीजिए, कृत्रिम भाषा, संपर्क भाषा, उपभाषा, विभाषा, बोली, ये सब क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज हमें जो देखना था कि जो विश्व के भाषा परिवार हैं, जो लगभग 6000 भाषाएं बोली जा रही हैं, और मुख्यतः 10 भाषा परिवार, यूँ 12 माने जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो 10 भाषा परिवार है, उनकी बात हमने की। आगे के कालांशों में हम भारतीय आर्य भाषा परिवार की बात करेंगे, या यूँ कह लीजिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं क्या हैं, हम उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।